नमस्ते दोस्तों। हिंदी की साहित्यिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध हिंदी लेखिका सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी अंततः। सुषमा मुनींद्र जी हिंदी साहित्य की मुख्य धारा से जुड़ी हुई लेखिका हैं और हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने वाले लेखकों में एक हैं। तो शुरू करते हैं कहानी अंततः। वो किसी के साथ जोड़ना नहीं चाहता, जबकि मौसी की जिद है उसे किसी से जोड़ना सीखना होगा। मौसी की जिद पर वो जुड़ना सीखने लगा, लेकिन उसने पाया कोई उससे जुड़ना नहीं चाहता। तब वो हैरान हुआ। मौसी सदमे में आ गई। बौखला कर कहने लगी, निर्गुण, वो तुम्हारा सच जरूर है, पर उस सच के कारण तुम नहीं हो। फिर उस सच को लड़की वालों को बता देने की क्या जरूरत है? वो निर्विकार मुद्रा अपना लेता है। मौसी, विवाह जीवन भर का मामला होता है, जो कि नेक इरादे और ईमानदारी से होना चाहिए। बाद में कोई ये ना कहे गलत या ढोंगी लड़के के साथ संबंध हो गया। पर तुम्हारा सच किसी को पता क्यों चलेगा? मौसी, बातें अपने ही ताकत से एक दिन सामने आ जाती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें छिपाना धोखा देना होता है। जब तुम दोषी नहीं हो तो यही तो अड़चन है मौसी। दोषी और पीड़ित दोनों की जिंदगी समान रूप से प्रभावित होती है। मैं बचपन में यौन शोषण का शिकार हुआ हूँ। ये सच बताकर वो अब तक 4 लड़कियों को चौंका चुका है। चारों लड़कियां समान भाव से चौंकी थीं। उनसे एकांत में बात करते हुए ये उनके बारे में कुछ नहीं पूछता है, बल्कि कहता है। लाजमी तौर पर लड़की और उसके अभिभावक चुप्पी साध लेते थे। इस चुप्पी पर मौसी अधीर हो जाती और वो निर्विकार भाव से परिमल बुक सेंटर चला जाता। उसके इस भाव में तब भी बदलाव नहीं आया जब वो बुक सेंटर बंद कर रात में घर आया और मौसी ने घर के पते पर आया लहर का लेटर, जो 4 लड़कियों में तीसरी थी, उसको दिखाया। निर्गुण, हमारे लिए अच्छी खबर है। लहर शादी के लिए तैयार है। मनोविज्ञान की इस छात्रा ने क्या सभी संदर्भों और आयामों पर विचार कर लिया है? तभी तो वो थोड़ा हंसकर ही रह गया। खाना खाकर वो अपने कमरे में आया और पत्र पढ़ने लगा। अभी एक दिन मैंने आपको एक चैनल के कार्यक्रम में देखा। आप हॉट सीट पर थे। विषय था चाइल्ड एब्यूजमेंट। आपने कुछ बातें संकेत और बिंब में बताईं, कुछ अंग्रेजी में। ये आपको सरल और सुविधाजनक लगा होगा, क्योंकि इस विषय में किस भाषा परिभाषा में संवाद किया जाए, ये बड़ी समस्या है। कार्यक्रम को देखकर मुझे लगा आपके जिस सच को सुनकर मैं आपको विचित्र मान बैठी थी, वस्तुतः वो आपकी नैतिकता और ईमानदारी है। तभी तो आपने चीज़ें स्पष्ट कर दी थीं। यदि आपने मेरे बारे में बुरी राय न बना ली हो तो मैं प्रस्तुत हूँ। लहर। उस खामोश घर में वो पत्र ताज़ा खबर की तरह दाखिल हुआ। तथापि निर्गुण ने अनुत्तेजित भाव से पत्र को तकिए के नीचे रख दिया और आंखें मूंद लीं। वो कार्यक्रम में भाग लेने की मानसिकता नहीं बना रहा था। यौन को जिस तरह गोपनीय वर्जित बनाकर रखा गया है, उसे देखते हुए वो साहस नहीं कर पा रहा था। फिर साहस किया, शायद किसी पीड़ित को उससे हौसला मिले। एंकर पूछ रही थी, कुछ याद है जब तुम्हारे साथ ये सब हुआ तुम कितने साल के थे? 9 या 10। और ये सब तुम्हारे साथ मौसा ने किया? हाँ, मौसा मौसी ने मुझे गोद लिया था। दत्तक पुत्र के साथ? बाप रे, कैसा महसूस किया था तब? वो अस्त व्यस्त कर देने वाला अनुभव था। इस तरह का उत्पीड़न बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक प्रत्येक स्तर पर असर डालता है। ये असहनीय स्थिति है। तुमने अपनी समस्या किसी को बताई थी? बहुत दिनों तक नहीं। मैं मौसा से बहुत डरता था। एक दिन मौसी ने देख लिया। कभी भूल सकोगे? कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। विवाह को लेकर क्या सोचते हो? मौसी की इच्छा है अब मेरा विवाह हो जाना चाहिए, पर सच जानने के बाद लड़की वाले चुप्पी साध लेते हैं। यहाँ पर बैठी कितनी लड़कियां हैं जो निर्गुण और निर्गुण जैसे लड़कों से शादी करना चाहेंगी? एक भी हाथ नहीं उठा। निर्गुण हंसा। यही होता है, किसी के प्रति दया या सहानुभूति रखी जा सकती है, सहयोग नहीं मिलता। वे दृश्य।
वे कुछ दृश्य फिर कभी धुंधले नहीं हुए। दृश्य उतने भर नहीं होते जितने दिखते हैं, उनके भीतर का विस्तार चौंकाने वाला होता है। वे कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो पूरी जिंदगी का फैसला कर देती हैं और जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। वो चेहरा जो मौसा का था, अब हर किसी का चेहरा बन जाता है और निर्गुण हतप्रभ हो जाता है। वो मजबूत पकड़, वो ज़बरदस्त पकड़ थी जिससे वो आज भी नहीं छूट पाया है। उसकी बदलती बिगड़ती जिंदगी से जब जब उसका सामना हुआ, हर बार अलग अर्थ, रहस्य, भिन्नता और अनिश्चितता के साथ मिली। इस आलीशान घर, जो कि फिर बर्बर घर में तब्दील हो गया, में रहना कुटुंब के सभी बच्चों का सपना था। निसंतान गंगा मौसी की बहनें और ननदें समय समय पर अपने बच्चों को मौसी के घर रहने के लिए भेजा करती थीं कि मौसी का उनके बच्चे से लगाव विकसित हो और वे उसे गोद ले लें। जीत निर्गुण की हुई। वो गौरव के साथ उस आलीशान घर में स्थापित हुआ। उसे मौसा का परिमल बुक सेंटर बहुत सुहाता था, क्योंकि वहाँ कॉपी, किताबें, सुंदर पेन, पेंसिल, रबर, पता नहीं क्या क्या होता था। उसे मोटे तौर पर याद है, आरंभिक अरुचि के बाद मौसा उससे अनुराग रखने लगे थे। उस अनुराग पर वो संदेह क्या करता, जब मौसी ही नहीं कर पाई। और एक दिन वो अनुराग कठिन खेल में बदल गया। नाना जी बीमार थे, मौसी उन्हें देखने चली गईं। परीक्षा के कारण वो नहीं जा सका और एक रात मौसा बिल्कुल बदले हुए रूप में थे। उनकी आंखों में मुग्धता थी, पकड़ मजबूत थी। उसका रोना उन पर असर न डाल रहा था। उसके दर्द की अनसुनी ध्वनियाँ वायुमंडल में अब भी कहीं होंगी। मौसा बड़ी मुलायमियत से बोला था, निर्गुण, तुम मुझे राक्षस समझ रहे होगे, पर मैं राक्षस नहीं हूँ। ये सब सभी बच्चों के साथ होता है, पर वे किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि बता देने से माँ बाप तुरंत मर जाते हैं। वो उसके बचपन पर हमला था। उस दिन से वो एक बड़े शून्य में बदलने लगा। बचपन की मासूमियत, मस्ती, मोहकता खत्म हो गई। हृदय खाली हो गया, कभी ना भरने के लिए। वापस आई मौसी ने मौसा को उल्हाना दिया, निर्गुण कुंभला गया है, तुमने इसका ध्यान नहीं रखा। मौसा हंसे, रोज होटल से इसकी पसंद का खाना लाता था, पूछ लो। मौसी आश्वस्त हो गई, पर वो कभी आश्वस्त ना हो सका। हरदम डरा हुआ होता, बिस्तर गीला कर देता, दस्त लग गए। गंदा बिस्तर देखकर मौसी खींच गई। निर्गुण, क्या हो गया है तुम्हें? कभी बिस्तर गीला कर देते हो तो कभी, और आज बिस्तर में दस्त। इतने बड़े हो गए हो। मौसा बीच में कूद पड़े, इतना बड़ा भी नहीं हो गया है, नींद में दस्त छूट गया होगा। ये परेशान है, इससे सहानुभूति रखो। हाँ, पर अचानक क्या हो गया? बेटा, तुम्हें मेरे पास अच्छा नहीं लगता क्या? गंगा, बच्चे से सहानुभूति रखो, परेशान है। निर्गुण सचमुच परेशान था। मौसी उसकी यातना को पहचानती क्यों नहीं, जबकि मौसी ऐसे किसी संदर्भ या आयाम पर सोच तक ना सकती थी। रिश्तों में इस तरह की भूल, भ्रम, अज्ञानता, असावधानी, अति विश्वास पनप जाता है और कथित संस्कारशील घरों में शोषण निर्बाध रूप से जारी रहता है। प्रत्येक पुनरावृत्ति पर निर्गुण का हृदय भर आता। भगवान नरसिंह की तरह किसी खंबे से निकलकर मौसा को दो फाड़ कर दे। कई बार सोचा चुपचाप अपनी माँ के पास चला जाए। नहीं जानता था किस बस में बैठ कर जाए, क्या कारण बताए। अब उसे लगता है वो तय नहीं कर पाता था क्या करना चाहिए। ये बात बताएगा तो माँ बाप मर जाएंगे। ये भी भ्रम इतना प्रभावी था कि जब छुट्टियों में माँ के पास गया तब भी कुछ नहीं बता पाया। बस इतना कहा, माँ मैं यहीं रहूँ। माँ ने पुचकारा, वहाँ अच्छा नहीं लगता? बेटा, तुम भाग्यवान हो जो इस गरीब घर से उस अच्छे घर में चले गए। अपने बाबू को देखते तो हो, कभी इधर काम ढूंढते हैं, कभी उधर। मेरी किस्मत में गंगा की तरह सुख नहीं है। बेटा, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें समझदारी सीखनी होगी। अपने कुछ कपड़े अपने छोटे भाई को दे जाना, मौसी तो तुम्हें नए खरीद देगी। चूंकि वो 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था, अतः उसे छोटी उम्र में बोध कराया जाने लगा था कि वो बड़ा है। अब उसे लगता है उसने बचपन ठीक से जिया ही नहीं। उसकी नादानियाँ कभी माफ़ हुई ही नहीं, क्योंकि वो घर का बड़ा बच्चा था। मौसा उसे लेने आ गए। छोटे भाई और बहन के लिए कपड़े और मिठाई लाए थे। इसी कारण मौसा का जादू सभी पर चल जाता था। उसे वधिक के साथ भेजते हुए अम्मा बाबू बहुत प्रसन्न थे।
वो फिर उसी बर्बर घर में था, डरा हुआ। मौसा उसे घेरते पर वो दूर भागता, बात करते वो जवाब न देता। मौसी को लगता अनादर कर रहा है। निर्गुण, मौसा जी कुछ पूछ रहे हैं ना? मौसा हंसते। गंगा, बात को तूल ना दिया करो, बच्चे ऐसे ही होते हैं, इसे स्वाभाविक भाव में रहने दो। आज सोचता है सब कुछ अस्वाभाविक बनाकर मौसा स्वाभाविक भाव की बात करते थे। मौसा ने ऐसा क्यों किया? कौन सी कुंठा, अतृप्ति, विकार, प्रतिरोध रहा जो उसका चित्त अशांत रहने लगा, अंक कम आने लगे। वो मौसी के साथ बैठकर मूवी देख रहा था। मौसी फिल्मों की शौकीन थी, कैसेट मंगा कर देखा करती थी। रेप सीन था। निर्गुण भय और घबराहट से कांपने लगा। मौसी, ये सब तो बच्चों के साथ। मौसी ने वीसीआर बंद कर दिया। निर्गुण, तुम पागल हो। मैं जानता हूं ना। लगता है गंदे लड़कों की सोहबत में पड़ गए हो। ये सब बच्चों के साथ नहीं, लड़कियों के। अच्छा, जाओ यहाँ से, बच्चे ऐसी मूवी नहीं देखते। मौसी क्रुद्ध हो गई। निर्गुण की परेशानी बढ़ गई। मौसी क्या ठीक कहती हैं? किससे पूछे? उसे अपने मित्र विराम की याद आई। विराम उससे 2 साल बड़ा था और बहुत अधिक जानकारी रखता था। अब उसे लगता है कि वो समस्या ठीक से बता नहीं पाया था, पर अधिक जानकारी रखने के कारण विराम समझ गया था। निर्गुण, तू बेवकूफ़ है क्या? मौसा को 2 लात रसीद कर, मौसी को बता। अरे बेवकूफ़, बताने से माँ बाप नहीं मरते। चीख चिल्ला, शोर मचा, मेरा बड़ा भाई शहर का दादा है, कह दे तो 4 जूते मौसा को मरवा दूं। मौसा को कल्पना नहीं थी निर्गुण योजना बना रहा है। निर्गुण ने मौसा की भुजा पर दांत गड़ा दिए और तब तक काटता चिल्लाता रहा जब तक जाग कर मौसी ना आई। मौसी के आदर्श पुरुष का यह अब तक का सबसे घिनौना रूप था। वे डर और अविश्वास से मौसा को देखती रह गई थीं। ये बच्चा पता नहीं कब से यातना सह रहा है, इस पिशाच को झिझक न हुई। मौसी खूब रोने लगी थी, फिर निर्गुण को लेकर अपने कमरे में आ गई थी। वो नहीं जानता मौसी और मौसा के बीच फिर क्या बहसें हुईं। ये जानता है कि दोनों फिर अजनबियों की तरह रहने लगे थे। आज सोचता है तो हैरान होता है। अल्प शिक्षित मौसी में दृढ़ता आ गई थी या मौसा में मौसी का सामना करने का साहस नहीं था। मौसी की वो कई स्तरों पर हार थी। मौसी का विश्वास भंग हुआ था। बच्चा गोद लेने देने जैसी सामाजिक आस्था को धक्का लगा था। वे तो मौसा के साथ रहना ही नहीं चाहती थीं, किंतु नितांत निजी फैसले भी व्यक्ति खुद नहीं कर पाता, कुटुंब की राय को मानना पड़ता है। अब उसे लगता है ननिहाल में ये बात मौसी ने ही बताई होगी। मौसी का जादू सभी पर चल जाता था, अतः कोई भी सहसा विश्वास न कर सका। किया तो सुझाव दिए जाने लगे। नाना बोले, गंगा, तुम्हारी बेवकूफ़ी और लापरवाही कम नहीं रही जो तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि निर्गुण इतना डरा हुआ क्यों रहने लगा है। अब चुप रहने में बेहतरी है। इस कलंक का असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? निर्गुण की जिंदगी भी कठिन हो जाएगी। मामा ने विरोध किया। जीजा को समाज बदर करना चाहिए। निर्गुण की माँ व्याकुल थी। गंगा, मैं सोचती थी कि निर्गुण सुख से है, मैं इसे ले जाऊंगी। मौसी अकुला गई। लीला, मेरे पास अब निर्गुण के अलावा कोई आधार नहीं है। तुम्हें डर है तो मैं उस घर में नहीं रहूंगी। नाना ने चेताया, तो कहाँ रहोगी? अलग रहने का लोगों को कारण क्या बताओगी? शांति से काम लो और सतर्कता बरतो। उस समय तो वो अर्थ ग्रहण न कर पाया था। आज सोचता है अपने कहे जाने वाले लोग भी अपनी पोजीशन, हित, स्वार्थ ही देखते हैं। तभी तो नाना को कुटुंब की चिंता हुआ ही थी। मामा मौखिक विरोध करके रह गए थे। माँ जिद कर उसे वापस न मांग सकी। मौसा फिर तेजी से चुकते चले गए। मौसी की नज़र में गिरने से ताकत जाती रही या ग्लानि घनीभूत थी। नींद की गोलियां खाईं या हृदयाघात हुआ। वे एक रात कमरे में मृत पाए गए। मौसी यही बोली, लोग ऐसा काम करते क्यों हैं कि फिर जी नहीं पाते। निर्गुण ने बीकॉम अंतिम साल की तैयारी और परिमल बुक सेंटर एक साथ संभाला। कभी इस प्रतिष्ठान में मौसा की कुर्सी पर बैठना उसका सपना था। अब उसने वो रिवॉल्विंग चेयर बदल दी जिस पर मौसा बैठा करते थे। उसे चेयर में मौसा के होने का बोध होता था। जल्दी ही वो बुक सेंटर में स्थापित हो गया। उसे अपने काम में आनंद आने लगा था और इसी तरह दिन बिता देना चाहता था, जबकि लहर का पत्र आने से घर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था और मौसी उत्साहित थी।
निर्गुण, मैं लहर के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो भावुक होकर सोच रही है, बाद में पछताएगी। तो यही होगा ना, हम फिर वहीं आ जाएंगे जहाँ से चले थे। इस डर से हम चलना नहीं छोड़ देंगे। बेटे, अब जो भी होगा उतना बुरा नहीं होगा जितना हो चुका है। सच कहती हूँ, इस घर को तीसरे की ज़रूरत है। कुछ उम्मीद जागेगी। किसी के किए की सज़ा हम क्यों भोगें? हमें ज़िंदगी को सही तरीके से जीने का हक है। पर मौसी, निर्गुण, इस घर में न रुको, मेरे भी कुछ अरमान हैं। मौसी, मैं शून्य में बदल चुका हूँ, मुझसे किसी को कोई लाभ नहीं होगा। शून्य कहीं पर जुड़ता है तो बढ़त दिलाता है। तुम्हें विश्वास है मौसी? तो इस मानी हुई बात को आजमाया जाए। निर्गुण के भीतर इच्छा हुआई जानने की, किसी से जुड़ने पर अंततः लगता कैसा है। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की कहानी अंततः। सुषमा जी हमेशा समाज की समस्याओं पर बहुत ही वास्तविक कहानी लिखती हैं। काल्पनिकता उनकी कहानियों में नहीं होती, वास्तविकता होती है। बाल यौन शोषण मुद्दे पर लिखी हुई उनकी ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।